अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने कहना है एंजाइना के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं एंजाइना पेक्टोरस के लिए, ये एक ऐसी कंडीशन है कि उसमें क्या होता है कि जो कार्डिक सेल्स हैं उनको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जितनी उनको रिक्वायर होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो जिसकी वजह से पेन वहाँ पे जो है होती है, पेन इर्द गिर्द के एरियाज में, नेक, शोल्डर या एपिगैस्ट्रियम में हो सकती है। तो डिपेंड अपॉन द एज और उसके मतलब प्रीवियस हिस्ट्री पे कि उसको किस तरह की हो, फिर जेंडर पे भी डिपेंड करता है ये कि किसको ज्यादा जल्दी सिम्टम्स आते हैं। मेन को ज्यादा जल्दी जो होते हैं ये पेन वगैरह जो है इसके ज्यादा जल्दी आते हैं सिम्टम्स। एनीवेज, इसके में जो ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं वो एक तो वेज़ोडाइलेटर्स हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो रही सही तरीके से हार्ट के सेल्स को, कार्डिक सेल्स को। तो कार्डिक मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली वो पंपिंग अपना एक्शन शो नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो जब वो नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। या तो एक, अब ये ऐसे होता है कि एक होती है ऑक्सीजन सप्लाई और एक होती है ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन सप्लाई वो है जो आपको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिल रही है, उस सेल को मिल रही है, ठीक है। और डिमांड के उस सेल की क्या डिमांड है कि मुझे कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 90% ऑक्सीजन चाहिए और वो जो है मुझे सप्लाई सिर्फ 80% कर रहा है, तो 10% जो है मेरे पास कमी है ऑक्सीजन की, तो उसकी वजह से जो मेरे फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी, तो उसकी वजह से फिर एंजाइना होगा, ठीक है। तो यानी इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब क्या होता है इसकी एंजाइना के आगे जो टाइप्स हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। पहले हम इसकी टेबल ये जो है इसका बॉक्स कर लें कि इसमें किस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। एक तो कार्डिक डिप्रेशन यूज कर सकते हैं, यानी कार्डिक फंक्शन को थोड़ा डिप्रेस कर देंगे। नहीं पता, जब उसका फंक्शन डिप्रेस हो जाएगा तो उसको जो है उतनी रिक्वायर ही नहीं होगी ऑक्सीजन, तो फिर हमारा जो है मसला ट्रीट हो जाएगा। तो अब कार्डिक डिप्रेशन में कौन से आते हैं, या तो कैल्शियम ब्लॉकर्स। आपको पता है कैल्शियम ब्लॉकर नहीं होगा, कैल्शियम ब्लॉक होगा तो कैल्शियम नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, फिर कंट्रैक्शंस नहीं होंगी इतनी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड थी, तो कंट्रैक्शन कम हो जाएंगी, तो उससे फिर क्या होगा, कार्डिक फंक्शन डिप्रेस हो जाएगा। या बीटा ब्लॉकर, वो भी इसी तरह काम कर रहे थे कि बीटा रिसेप्टर पे जाके उधर ब्लॉकिंग अपना इफेक्ट देंगे, तो उससे फिर क्या होगा, वहां पे जो कार्डिक फंक्शन है उसमें कमी आएगी। इसी तरह अगर वेज़ोडाइलेटर्स की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सप्लाई और डिमांड में जो है एक डिफरेंस आ रहा होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन कॉज हो रही होती है। तो आप वेज़ोडाइलेटर्स दे दो, यानी उधर वेसल्स जब डायलेट हो जाएंगे, तो आपको पता है ना कि वेसल्स में क्या है, ब्लड है, ब्लड जो है वो कैरी करके ला रहा है ऑक्सीजन। तो अब जो है जब वेज़ोडाइलेशन होगी वहां पे, तो ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड हो रही होगी उन सेल्स को या उन मसल्स को। तो नाइट्रेट्स हो गई या कैल्शियम ब्लॉकर्स अगेन इसमें भी आ जाते हैं। फिर नाइट्रेट्स जो है आगे फर्दर 3 तरह के हैं, उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे कि कितनी देर तक वो जो है अपना एक्शन शो करेंगे, तो उन पे डिपेंड करते हुए एक सबलिंगुअल होती है, यानी कि जो जुबान के नीचे आप रखते हो और उसको फिर मतलब कि जुबान के नीचे रखते हो, अब वो बस थोड़ी देर के लिए उसका एक्शन होता है, और उसका ऑनसेट भी मेरे ख्याल में 1 मिनट होता है, उसके बाद मतलब कि ऑनसेट इतनी जल्दी हो जाता है। और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो भी इतना कोई ज्यादा नहीं होता। उसके बाद इंटरमीडिएट में वो आ जाती हैं जो ऑरली आप लेते हो, टैबलेट की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में, जिस तरह भी होती है। अच्छा, उसके बाद आगे ट्रांसडर्मल कौन सी होती हैं। ट्रांसडर्मल वो होती हैं जो आप पैच की फॉर्म में लगा लेते हो और वो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होती है उधर से, मतलब के स्किन की लेयर्स पे नीचे मसल्स, फिर वेसल्स आएंगी, तो वेसल्स में उधर एब्जॉर्ब होंगी और फिर उधर जनरल सर्कुलेशन में चली जाएंगी, तो फिर सारी बॉडी में जहाँ पे उनका एक्शन होगा वहां पे जाके अपना अपना एक्शन शो करेंगे। अदर ड्रग में वो आ जाती है जो मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करेंगी, यानी कि अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है और आपके पास सप्लाई इतनी नहीं है, तो आप उसके मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करते हो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही असल में आपकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग ही हो रही होती है ना, कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितना आपने मेटाबॉलिज्म उधर हो रहा है, कोई कितना काम हो रहा है, उसके मुताबिक ही आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। अगर कहीं बिल्डिंग में कोई काम हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से बाकी सारे मटेरियल चाहिए होते हैं ना। तो वही है यहाँ पे कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई कर लेंगे हम, उसके काम को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, उसके काम को कम कर देंगे ताकि उस पर इतना प्रेशर ना पड़े। आगे जो टाइप ऑफ एंजाइना है ना, टाइप्स ऑफ एंजाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से करनी है।
ये बहुत इजी भी है, मैं आपको उनको बताती हूँ इनमें फर्क क्या है। अच्छा, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना जो है इसको तीन मतलब और जो तीन तरह से इसको कहते हैं, तो ये हो गया, एक है एंजाइना ऑफ एफर्ट और एक है क्लासिक एंजाइना। अब आपने ये नाम जो है ना ये याद रखने हैं, वरना फिर आप मिक्स करेंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि वहां पे जो प्लाक फॉर्मेशन होती है ना, जिसको कहते हैं फैट सेल्स एक्यूमुलेशन हो गई है उसकी आर्टरीज में, आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, और उस तरीके से अब आर्टरीज में या वेन्स में क्या नॉर्मल फंक्शन है उनका, यही है ना कि उन्होंने ब्लड का फ्लो करवाना है टुवर्ड्स ए मसल और सेल, ठीक है, ताकि उसकी जो है ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट्स की जो है प्रॉपर फ्लो हो और उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिलता रहे जितना उसको रिक्वायर है। अब क्या होगा जब वहां पे कोई रुकावट आई हुई है, जो उस आर्टरी के आधी जगह पे वो रुकावट आई हुई है, तो जाहिर बात है उसका फ्लो में जो है कमी आ जाएगी ना, यानी उसका फ्लो जो है प्रॉपर नहीं होगा या कम होगा ब्लड का। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्लाक फॉर्मेशन जब हो रही है, तो उससे जो आपने मुझे याद पड़ता है कि हमने उसमें पढ़ा था, पैथो में पढ़ा था कि किस तरीके से प्लाक बनते हैं और उसके ऊपर क्या वो प्लेटलेट्स किस तरह आते हैं, वो सारा बहुत लंबा प्रोसेस था और वो बहुत डिटेल में हमने वहां पढ़ा होगा, आपने भी मेरे ख्याल में पढ़ा होगा। एनीवेज, तो इसमें वही था कि ये सारे प्लाक फॉर्मेशन होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ हो रहा होता है वहां पे। तो अब इन सब से होता क्या है, हमारा कंसर्न यहाँ पे जो है हमारा आर्टरीज से कंसर्न है, हमारा वो प्लाक तो बन गया हुआ है ना, हमने तो बात करनी है कि आर्टरीज जो है अब उसमें प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा। जब फ्लो नहीं होगा तो अब क्या होगा इस केस में, इस टाइप ऑफ एंजाइना में यानी क्लासिक एंजाइना में क्या होता है कि इतनी ब्लॉक होती है कि उसको नॉर्मल जब वो रेस्ट कंडीशन में है या अपनी रूटीन के काम कर रहा है उसको नहीं फील होगा, लेकिन जब वो कोई एक्सेस करेगा, मतलब रूटीन से हटकर करेगा, जैसे एक्सरसाइज कर ली या कहीं उसको भागना पड़ा या कोई इमरजेंसी कंडीशन में उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी ज्यादा, तो उसको जो है जब कार्डिक वर्कलोड ज्यादा हो गया, या जाहिर बात है जब एक्सरसाइज में, अगर आप एक्सरसाइज की एग्जांपल ले रहे हो तो ज्यादा आपका हार्ट ज्यादा पंप कर रहा होता है ताकि जल्दी जल्दी जो है सारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। तो क्या होगा कि कार्डिक फंक्शन जो है उसकी उसमें इंक्रीज आ रहा है, और अगर वहां पे रुकावट हुई हुई थी जो वो प्लाक की वजह से हुई हुई थी, तो फ्लो तो प्रॉपर हो नहीं रहा था। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जब आपका डिमांड आपकी यहाँ पे कहना वो ये चाह रहा है कि जब कार्डिक वर्कलोड ज्यादा हुआ तो जाहिर बात है आपकी डिमांड फॉर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है ना, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉर्मली आपको उतनी नहीं रिक्वायर्ड थी, लेकिन जब एक्सरसाइज की तो आपको ज्यादा रिक्वायर्ड थी, लेकिन प्लाक है नॉर्मली तो उस वेसल से वो जा रहा था, इतना इनफ था कि वो रेस्ट कंडीशन में आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, लेकिन इन केस ऑफ एक्सरसाइज वो इनफ नहीं था। अब क्या होगा जब वो इनफ नहीं था तो आपको जो है वो जो पेशेंट है एंजाइना का उसको क्या है कि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होगी, इनएडुकेट होगी, और उससे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन of metabolites, for example, lactic acid and ischemic changes that stimulate myocardial pain endings। तो myocardial pains जो हैं वो आएंगी, और इससे ischemic changes क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस होता है उसको कहते हैं। अच्छा, रेस्ट बाय रिड्यूसिंग कार्डिक वर्क, मतलब कि रेस्ट करेगा वो, या तो उसका वर्कलोड जो है हार्ट पे वो कम हो जाएगा, तो वो खुद ही 15 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी बैक टू नॉर्मल स्टेट में हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको वो पेन्स वगैरह जो थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये सिर्फ आपके मतलब के वर्क, या इसीलिए इसको एक नाम इसका दिया है एंजाइना ऑफ एफर्ट, के जब आप एफर्ट करोगे या कोई काम करोगे तब आपको होगा। अब अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये वाला जो एंजाइना है ना, ये 90% ऑफ द टोटल केसेस ऑफ एंजाइना पे है, मतलब कि अगर 100 आपके पास मरीज हैं एंजाइना के, तो उनमें से 90 को ये वाला एंजाइना होगा, ये वाली टाइप का एंजाइना, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, ये तो बहुत कम होता है, ये लेस देन 10% एंजाइना केसेस में होता है। अच्छा, अब इसमें होता है कि इसके भी 3-4 नाम है, एक तो वेजोस्पास्टिक हो गया, एक है रेस्ट एंजाइना। अच्छा, अब आपने पिछले वाले में देखा होगा कि रेस्ट में नहीं होता,
लेकिन ये रेस्ट में भी होता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा है रेस्ट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, प्रिंस मेटल एंजाइना। ठीक है, अच्छा प्रिंस मेटल उस मेरे ख्याल में उस बंदे का नाम है जिसने इसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था कि ये एक एंजाइना की कॉर टाइप है। अच्छा, अब ये था कि इसमें होता क्या है कि जिस तरह इसके नाम से वेसोस्पास्टिक एंजाइना, नाम से ही पता लग रहा है कि वेसल में स्पाज्म होगा। स्पाज्म क्या है? ए सडन कंट्रैक्शन। अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, अचानक से बीच में एक कंट्रैक्शन आ गई। वही बात जिस तरह आप पाइप है, अब बीच में जो है पाइप के दरमियान में अचानक से रखोगे, स्पाज्म आएगा। आपने हाथ रखा फॉर एग्जांपल पाइप पे, तो पीछे वाली जो सप्लाई है वो आगे नहीं जा रही, आगे नहीं ब्लड फ्लो हो रहा। तो उससे क्या होगा, जो आगे क्या कहते हैं, आगे सेल जिनको प्रोवाइड करना था उसने ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स, वो जो है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पेन जो है जनरेट होगी, उसका सिम्टम है। अच्छा, स्पाज्म में अकर एट एनी टाइम इवन ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, मतलब कि इसका कोई एक्सरसाइज या वर्कलोड वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, असल में ये जो है ना, ये वाला एंजाइना जो है, ये एंडोथेलियल जो सेल है ना, उसके डिसफंक्शन की वजह से होता है। मतलब कि एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है ना वेसल्स की, उनमें डिसफंक्शन आ जाता है या उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही होती, एबनॉर्मल फंक्शन होता है कि उनमें स्पाज्म आने लग जाते हैं। अच्छा, वेसोस्पास्टिक एंजाइना में डिटोरिएट इनटू अनस्टेबल एंजाइना। वो कह रहे हैं ये जो एंजाइना है ना वेसोस्पास्टिक, ये हो सकता है कि कन्वर्ट हो जाए उसमें अनस्टेबल एंजाइना में। अनस्टेबल एंजाइना क्या, ये हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, थर्ड टाइप ऑफ एंजाइना, अनस्टेबल और crescendo angina, also known as acute coronary syndrome, is characterized by increased frequency and severity of attacks that result from the combination। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही होती है, बल्कि इसकी जो अटैक्स होते हैं ना, एंजाइना अटैक्स, इनकी स्वेयर भी ज्यादा हो रहे होते हैं। ये स्वेयर मतलब कि पहले की निस्बत वो इतने स्वेयर नहीं होते जितने ये होते हैं। ज्यादा पेन इसमें जनरेट होती है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार उसको हो रहे होंगे। और क्यों हो रहा होता है ये? एक तो वही जो था एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक थे, उसके अलावा वो प्लेटलेट्स वगैरह की एग्रीगेशन हमने पढ़ा हुआ है कि वो जब ये प्लाक वगैरह डेवलप होता है तो प्लेटलेट्स आते हैं, एग्रीगेट करते हैं, अगर फ्रैक्चर हो जाए वो प्लाक, उसके बाद वेसोस्पाज्म भी यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, यानी वही जो कंट्रैक्शन, सडन कंट्रैक्शंस होती हैं वेसल्स की, वो भी इसमें हो रही होती हैं। अनस्टेबल एंजाइना इज थॉट टू बी, अच्छा अनस्टेबल एंजाइना यानी जो हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये जो है ये प्रिकर्सर है ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन ये है कि डेथ हो जाना या निक्रोसिस हो जाना ऑफ मायोकार्डियल मसल सेल। ठीक है, अब मायोकार्डियल मसल सेल्स की जब डेथ हो जाएगी तो वो किस वजह से हो रही है? बिकॉज उनको प्रॉपर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं वहां पे हो रहा। अब ये किस तरीके से होता है, मैं आपको यहाँ पे, ये मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई है पहले की, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखिए, अगर आप इसको देखें, ये है, ये भरना था सारा आपका थ्रोम्बस जो था। अब वहां से वो रप्चर हुआ है, अगर रप्चर हुआ है उसके बाद प्लेटलेट्स वगैरह आगे सब कुछ हुआ। अब वो अगर वहां से पीछे से ब्लड आ रहा है तो वो रप्चर हुआ हुआ हो सकता है कि वहां से वो उखड़ के आगे चला जाए, वो थ्रोम्बस जो है वो एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एम्बोलिज्म जो है वो थ्रोम्बस से भी ज्यादा डेंजरस होता है। आपको पता है, यहाँ पे देखो ना, अब ये आधी जो है जगह, यहाँ से तो ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन अब एम्बोलिज्म ये वाली वेसल की बजाय किसी छोटी मतलब जो है वेन में या किसी बारीक आर्ट्रियोल वगैरह में या उसमें चला जाएगा, तो क्या होगा, वहां जाके स्टक हो जाएगा। वहां जाके जब स्टक होगा तो ये कंप्लीटली जो है उसको जो है ब्लड फ्लो को रोक रहा है, मतलब जाने ही नहीं दे रहा है। यहाँ तो थोड़ा बहुत जा रहा था ना, तो हम कह रहे थे कि कभी कभार उसको आ रही थी पेन, जिस तरह वो हमने ऊपर वाले सबसे पहले वाले में बात की, सबसे पहले वाले टाइप में। तो
लेकिन इसमें क्या था कि इसमें अब वो कंप्लीट आ गई है, यहाँ पे हर्डल आ गई है। तो अब आगे जो सेल होंगे, आगे जिस सेल के पास उसने जाना था, उनको तो बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, और जब नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा, और नेक्रोसिस हो जाएगा तो उससे फिर क्या होगा कि उसको हम कह देंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मार्कर्स के इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है और कितना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हमने इसका पढ़ लिया। मैं आपको यहाँ पे प्रिंस मेटल का भी दिखा दूं कि किस तरीके से, ये देखें, ये देखें, ये यहाँ जो बना हुआ है ना, ये ब्लड फ्लो हो रहा था, सडन कंट्रैक्शन हुई है, ठीक है, ऑफ वेसल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिसफंक्शन ऑफ एंडोथेलियल लेयर है। अब यहाँ पे जब कंट्रैक्शन होगी, ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। आगे देखो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, यानी आगे ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा, तो इसकी में कंडीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, ये आपने जो टाइप्स है ना, इनको बहुत अच्छी तरह से करना है। उसके बाद इस चैप्टर में से बिल्कुल थोड़ा सा ही करना है, कोई खास नहीं है इस चैप्टर में से। आगे आपने आ जाना है नीचे क्लिनिकल यूजेस में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। अच्छा, इसमें भी कोई इतना कोई याद मुश्किल चीज नहीं है। इसमें उसने बस यही बताया हुआ कि जो नाइट्रोग्लिसरीन, जिसका हमने ऊपर टेबल बात की थी कि वो 3 तरह की हो सकती हैं। सबलिंगुअल आप यूज कर सकते हो, ऑरल ले सकते हो, या फिर ट्रांसडर्मल ले सकते हो, और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो था वो डिफरेंट था सबका। एक शॉर्ट एक्टिंग थी, एक लॉन्ग एक्टिंग, और एक थी इंटरमीडिएट एक्टिंग। अच्छा, अब इसमें वो ये बताने लगे कि the standard form for treatment of acute angina pain is sublingual tablet or spray, which has a duration of action 10 to 20 minutes, ठीक है। 10 to 20 minutes तक वो असर दिखाएगी अपना, उसके बाद खत्म। अच्छा, sublingual isosorbate dinitrate is similar with duration of action। अब ये वाली जो है आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट जो है, इसका थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, और ये इसका जो होता है 30 मिनट्स तक होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। आगे वो नॉर्मली जो स्वॉलो करते हैं आप, नॉर्मल रिलीज फॉर्मुलेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, 4 से 6 घंटे तक वो करेगा। सस्टेन और रिलीज ऑरल फॉर्म। अच्छा, सस्टेन रिलीज क्या होता है, कोई मुझे बताएगा सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन कौन सी होती है? नाम से इंडिकेट हो रहा है वैसे तो, मतलब कि आप, मतलब हाँ जी बताएं। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो उसका एंड रहेगा, मतलब सस्टेन्ड काफी देर तक उसका एक्शन रहेगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा रिलीज हाँ होगा ब्लड के अंदर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि वो रिलीज होता रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि एक ही दफा सारा जो है वो टेबलेट जो है डिसइंटीग्रेट हो गई और सारा अपना जो एक्शन वो स्लोली स्लोली करती रहेगी अपना सस्टेन तरीके से। मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से अगर 10 हुई है, फिर आगे 10 डिसइंटीग्रेट हुई और उसने अपना फंक्शन शो किया इस तरह से, मतलब एक लेवल रख के अपना। अच्छा, ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन जो ऑइंटमेंट या पैच की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, तो वो जो है 24 आवर्स तक जो है वो आपका ब्लड में जो है वो रह सकती है, यानी। लेकिन अब मसला ये है इनके साथ कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है आफ्टर 8 to 10 आवर्स। यूज तो आप उसको 24 आवर तक कर सकते हो, लेकिन उनमें टॉलरेंस अगर डेवलप हो रही है तो वो फिर आपके काम की नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसका फिर इफेक्टिवनेस नहीं आने लगेगी। टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी तो आपको और देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने पैच के फॉर्म में या ये ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन में देनी है ना, तो आप उसको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको 10 से 12 घंटे बाद रिमूव कर दो उस पैच को, ठीक है, और फिर नया पैच 12 घंटे बाद लगाओ, ताकि पिछले पैच की जो है ना उससे रिकवर हो जाए वो पहले, ताकि टॉलरेंस ना हमारे पास आए उस ड्रग के अगेंस्ट। उसके बाद आपने ये आना है 12.1 टेबल पे। इसमें ना उसने आपको
ये जो साइड ड्रग्स है ना, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनका जो यूज है एंजाइना पेक्टोरस में, उसका बताया हुआ है कि मतलब किस जगह पे जाके वो क्या एक्शन देगी अगर हम उन्हें अकेले देंगे, और हम जब कॉम्बिनेशन में उनको देंगे तो फिर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट रेट पे क्या नाइट्रेट का इफेक्ट आ रहा है। आपको पता है नाइट्रेट ने जाके तो करना है वेसल्स पे, क्योंकि ये वेसोडाइलेटर है। तो आपको मैंने बताया था जब वेसल्स में इस तरह का एक्शन होगा तो रिफ्लेक्स होता है इस तरीके से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा वहां पे। तो वो तो हमें रिक्वायर नहीं, हम तो चाहते हैं वर्कलोड कम हो, ये तो ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बताया कंबाइन नाइट्रेट, नाइट्रेट को कंबाइन करते हैं या तो ब्लॉक किसी एक ब्लॉकर से, बीटा ब्लॉकर से, या फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, इन दोनों में से किसी एक को हम चूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर, और उसको हम कंबाइन करते हैं नाइट्रेट के साथ और फिर हम देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फिर डिक्रीज इन हार्ट रेट आता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आर्टीरियल प्रेशर और बाकी सारे उसने जो है हार्ट रिलेटेड। अब ये नीचे जो सबसे है ये इंपॉर्टेंट है कि नेट मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। हमने जो है इन कंडीशन में, जिस तरह मैंने बताया आपको कि इस्कीमिक कंडीशन है, यानी देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है तो हमने उसकी, हमारे पास दो तरीके हैं ना, या तो हम उसकी सप्लाई बढ़ा दें या फिर हम उसकी डिमांड कम कर दें, या तो हम उसे बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन भेजने लग जाएं या फिर उसका जो वर्क है वही कम कर दें कि हमारी जितनी पहले आ रही है नॉर्मल उसी में वो पूरी हो जाए उसकी डिमांड। ठीक है, ये दो तरीके ही है ना। तो हम जो वेजोडाइलेटर यूज करते हैं उससे यही होता है कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो रही है, और जो हम हार्ट पे उसकी कमी कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसका हार्ट का वर्कलोड कम कर रहे होते हैं, यानी उसकी डिमांड कम कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके हम इन ड्रग्स के थ्रू यूटिलाइज कर रहे होते हैं पूरे। अच्छा, यहाँ पे जो है नेट मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब ओवरऑल मायोकार्डियल की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस पर क्या असर होता है इन ड्रग्स का, ये सब जो है क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए ही डिक्रीज। हम चाहते हैं कि उसका डिक्रीज हो ताकि हमारा जो नॉर्मल क्या कहते हैं वो जो इस्कीमिक कंडीशन है वो खत्म हो जाए, नॉर्मल पे आ जाए। अब यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि जो इटैलिक में लिखे हुए हैं उसने सारे, ये अनडिजायर्ड इफेक्ट है। ठीक है, और बोल्ड वाले वो हैं जो डिजायर्ड है। अब देखें, ये जो आपने कंबाइंड फॉर्म में दिया है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, इनमें से कोई एक बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से कोई एक दिया आपने, और साथ में नाइट्रेट दिया, तो आपके पास सारे जो थे अच्छे इफेक्ट्स आए थे। तो इसीलिए जो होता है जब एंजाइना पेशेंट होता है तो उनको कॉम्बिनेशन दिया जाता है, क्योंकि अगर आप अलोन दोगे, अकेला दोगे इनमें से कोई एक, तो आपके पास कुछ रिफ्लेक्स की वजह से या कोई मतलब एक चीज में ज्यादा करने की वजह से दूसरी चीज में जब कमी आती है तो फिर हमारे पास वो जो अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं वो हो रहे होते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन दे के उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से ब्लॉक करना है। उसके बाद समरी जो है ना इस चैप्टर की, ये बहुत अच्छे से करनी है, ये सारी तकरीबन करनी है आपने, बल्कि करनी सारी है। अच्छा, मैं इसको करवा भी देती हूँ। इसमें क्या होता है कि पहले तो वही जो शॉर्ट एक्टिंग जो हमने पढ़े नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल जो हम यूज करते हैं, उसका क्या काम है कि उसने नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज करनी है एंडोथेलियल लेयर से। अब जब वहां से वो रिलीज होगी, आपको पता है कि क्या होता है, वो वेजोडाइलेटर का काम करती है, वो नेचुरली भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जब हम बाहर से ले रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो इंक्रीजेस साइक्लिक गुआनासिन मोनोफॉस्फेट, और फिर से क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगे स्मूथ मसल्स। आगे उसने बता दिए वही बातें जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑनसेट वगैरह। अच्छा, इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या है, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन आप ऑरली लोगे। अच्छा, इसका क्या है, इसमें भी वही सारा। अच्छा, उसके बाद ट्रांसडर्मल में अब उसने बताया है कि ट्रांसडर्मल जो होते हैं प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो है ऑनसेट स्लो है, तो आप इसको जब अगर एक पेशेंट को पेन अब हो रही है तो आप उसको अब नहीं पैस लगा दोगे, क्योंकि उसका तो ऑनसेट ही डिलेड है, थोड़ी देर बाद हो रहा है, तो उसको तब तक वो क्या बर्दाश्त करता रहे वो दर्द? नहीं, आप उसको पहले जो है शॉर्ट एक्टिंग दोगे जिनका जो रैपिड ऑनसेट है। देखो 1 मिनट के अंदर अंदर उसने ऑनसेट अपना कर देना है,
ऑल द ड्यूरेशन कम है लेकिन ऑनसेट तो होगा ना, उसकी पेन तो खत्म होगी ना। तो आप इसको प्रोफाइलेक्सिस में क्यों यूज करते हो ट्रांसजेंडर, क्योंकि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है। तो आप उन कंडीशन में देते हो जब आपको होता है कि इस पेशेंट को कुछ देर बाद या आफ्टर सम टाइम्स को जो है अंजाइना की कंडीशन आ सकती है, तो आप उसको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ये जो है ना एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, क्योंकि इनका जो है रिक्रिएशनल यूज यानी अब्यूज के तौर पे इसको यूज करने लग गए थे लोग, या इसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स आ रहे थे, तो अब ये एंजाइना के लिए यूज नहीं की जाती। इसीलिए उसने वो ऊपर बॉक्स में भी इसका जिक्र नहीं किया था। सिर्फ 3 जो थी वो एक्टिंग बताई हुई थी, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट। अच्छा, आगे है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। जाहिर बात है वहां पे जाके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम नहीं होगा, स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वहां पे उसका वर्कलोड या वर्क आउटपुट जो है, कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह उसने बता दिया कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स का भी हमने वो जो बड़े डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके बारे में, तो कि किस तरीके से ये काम करते हैं कि सिंपैथेटिक इफेक्ट जो है हार्ट पे जो है, आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है हार्ट की पंपिंग ज्यादा होती है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपने जो है वहां पे जब बीटा ब्लॉकर दोगे तो वहां पे जब इस सारे फंक्शन की ब्लॉकेज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आपके पास ऐसा इफेक्ट आएगा जो आप एंजाइना में यूज कर सकते हो, यानी उसकी हार्ट पे जो वर्क लोड है उसको कम कर दोगे। आगे फिर है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ये कुछ हैं जो स्पेसिफिकली एंजाइना के लिए यूज करते हो। रेनोलाजीन जिस तरह है, अब ये क्या करती है कि ये ड्रग जो है ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं जो मायोकार्डियम में होते हैं ना। अब सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो आपको पता है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है कार्डिक जो वर्कलोड है या वर्क है वो कम हो जाएगा। अगेन वही हम चाहते हैं कि इसका वर्क कम हो तो हम उसको एंजाइना में यूज कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी पेस मेकर सोडियम करंट जो है उसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, और उससे फिर रिड्यूस हो रहा है हार्ट रेट। उसके बाद उसने इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बता दिए कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं और ये क्या करती हैं, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करती हैं। जब वो ब्लॉक होगा तो हमारे पास जो गुआनोसिन साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ा था, जो ये नाइट्रोग्लिसरीन में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती है इसकी कंसंट्रेशन। अच्छा, इसी वजह से उसकी इंटरेक्शन उसने बताई हुई, इंटरेक्शन विद नाइट्रेट्स, ठीक है, क्योंकि उधर भी अगर आप दे रहे हो तो बहुत ज्यादा इसकी जो है फंक्शनिंग आ जाएगी, इसलिए इंटरेक्शन उसकी है कि उसका ज्यादा इफेक्ट आने लग जाएगा बहुत ज्यादा। जब साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगी तो उसके फिर वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेक्शन विद नाइट्रेट्स, ठीक है। ये वाला बस चैप्टर में से इतना ही था और कुछ नहीं करना इसमें से।